अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। तो उससे पहले लेक्चर में हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था, तो आज से इसमें फोटोसिंथेसिस को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम यहाँ पढ़ेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस पे इफ़ेक्ट डालते हैं। जनरली देयर आर 7 फैक्टर्स दैट अफेक्ट द फोटोसिंथेसिस, जैसे लाइट इंटेंसिटी, वेवलेंथ, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, वाटर सप्लाई, क्लोरोफिल कॉन्सेंट्रेशन और पोल्यूशन। तो सबसे पहला जो इसमें है वो है लाइट इंटेंसिटी। चलिए पहले इसको डिस्कस करते हैं, बाद में एक एक करके इन सबको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा इंक्रीज होगी तो फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब होने लगेगी। तो उससे क्या होगा, ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी तो ज़्यादा एटीपी प्रोड्यूस होने लगेगा। लेकिन अगर ये इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाए तो उससे क्या होगा कि ये एडवर्स इफेक्ट होगा फोटोसिंथेसिस पे, यानी क्लोरोफिल को ब्लीच करने लगेगा, यानी डिकलरेशन ऑफ क्लोरोफिल होने लगेगा। तो उससे क्या होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इफेक्ट होगी। तो फोटोसिंथेसिस को नॉर्मली परफॉर्म होने के लिए जो नॉर्मल सनलाइट होती है वो काफ़ी रहती है। ठीक है, थोड़ा सा अगर इंक्रीज भी हो जाए लाइट इंटेंसिटी तो फोटोसिंथेसिस इंक्रीज तो होगी, लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो उससे क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस पे एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, यहाँ तक कि फोटोसिंथेसिस फिर स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि ब्लीचिंग ऑफ क्लोरोफिल हो जाएगा। क्लोरोफिल की डिकलरेशन होगी तो क्लोरोफिल फिर फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। उसके बाद में जो दूसरा है वो है वेवलेंथ। तो पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया हुआ है कि जो फोटोसिंथेसिस है वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे परफॉर्म होती है, क्योंकि जो क्लोरोफिल होते हैं वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को ही एब्जॉर्ब कर पाते हैं, यानी 420 नैनोमीटर से 660 नैनोमीटर तक तो ये एब्जॉर्ब कर पाते हैं। इससे ज़्यादा की वेवलेंथ को भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, इससे कम की वेवलेंथ को भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। अगर 420 से 660 तक, तो 660 तक अगर हमें वेवलेंथ वाली लाइट मिल जाती है तो फोटोसिंथेसिस अच्छे से होगी। लेकिन अगर हम इससे ज़्यादा वेवलेंथ होगी या इससे 420 से कम वाली वेवलेंथ वाली लाइट होगी तो उससे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। ठीक है, फोटोसिंथेसिस होने के लिए 420 से 660 तक जो वेवलेंथ है उसका होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि ब्लू लाइट से रेड लाइट तक का होना ज़रूरी है, तभी फोटोसिंथेसिस होगी। उसके बाद में जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन। कार्बन डाइऑक्साइड एक इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो जितना कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा उससे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होने लगेगी। लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाए तो इसका भी एडवर्स इफेक्ट रहता है फोटोसिंथेसिस पे, क्योंकि फिर पॉइजनिंग हो जाएगी प्लांट्स में। जो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन रहती है वो 0.03 to 0.04% का रहता है। अगर हम 1% का भी कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज करते हैं तो उससे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। इसका जो फ़ायदा हमें कहाँ मिलता है, जो ग्रीन हाउस में हम प्लांट्स ग्रो करते हैं वहाँ पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी सी इंक्रीज़ की जाती है। उससे क्या होता है कि जो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी तो उसमें क्या होती है, ग्रोथ और डेवलपमेंट ज़्यादा हो जाती है। लेकिन एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन भी ठीक नहीं है, क्योंकि अगर ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन होने लगेगी तो उससे क्या होगा, वो पॉइजन बन जाएगा उस प्लांट के लिए, तो प्लांट फिर डाई होने लगेगा। इसलिए थोड़ा नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन, जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो कॉन्सेंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड की, वो काफ़ी है फोटोसिंथेसिस को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद में जो है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर भी अहम रोल अदा करता है फोटोसिंथेसिस पे। जो फोटोसिंथेसिस जो अच्छे से परफॉर्म होती है वो 25 to 35 डिग्री तक अच्छे से परफॉर्म होती है। 40 डिग्री तक भी उस पर उतना असर नहीं पड़ता, लेकिन अगर 40 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो क्या होने लगेगा, जो भी फोटोसिंथेसिस फिर कम होने लगती है। जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा असर डालता है फोटोसिंथेसिस पे, क्योंकि अगर टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज होने लगेगा तो जो एंजाइम्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस में जो काम करते हैं एंजाइम, वो डिनेचर होने लगेंगे, क्योंकि
एंजाइम्स बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं, जब हीट बढ़ती है तो उससे क्या होता है वो डिनेचर होने लगेंगे, वैसे एंजाइम्स पे वही असर पड़ेगा, वो डिनेचर होने लगेंगे तो फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी। और अगर टेम्परेचर 0 डिग्री से भी कम होने लगेगा तो उससे क्या होगा, एंजाइम्स अच्छे से वर्क नहीं कर पाते, तो उससे क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस कम होने लगेगी। तो फोटोसिंथेसिस को अच्छे से होने के लिए टेम्परेचर का एक ऑप्टिमल रेंज में होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में जो पांचवा है वो है वाटर सप्लाई। वाटर भी एक अहम रोल अदा करता है फोटोसिंथेसिस में, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस में। फोटो वाटर का ज़्यादा होना नुकसानदेह नहीं है, क्योंकि जो 99% जो वाटर एब्जॉर्ब होता है रूट से वो इवापरेट होता है, सिर्फ 1% वाटर इस्तेमाल होता है फोटोसिंथेसिस में। लेकिन अगर वाटर की कमी हो जाए तो क्या होगा, वाटर की कमी होने से जो प्लांट्स होते हैं वो सूखने लगते हैं, तो उससे क्या होगा, जो प्लांट्स हो गए वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, तो उससे फोटोसिंथेसिस पे एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। पानी का ज़्यादा होना नुकसानदेह नहीं है, लेकिन पानी अगर कम हो जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट डालेगा फोटोसिंथेसिस पे। तो जितना अच्छे से पानी अवेलेबल होगा प्लांट को, तो वो अच्छे से फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। छठा जो है वो है क्लोरोफिल कॉन्सेंट्रेशन। क्लोरोफिल कॉन्सेंट्रेशन भी अहम रोल अदा करता है फोटोसिंथेसिस में, क्योंकि यही क्लोरोफिल होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से ग्लूकोज बनाते हैं। तो जितनी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी क्लोरोफिल की, उतनी ज़्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब होगी, तो उतनी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज हमें हासिल होगा। लेकिन अगर क्लोरोफिल कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगेगी, उससे क्या होगा, कम सनलाइट एब्जॉर्ब होगी तो कम फोटोसिंथेसिस हो जाएगी। तो जो क्लोरोफिल का होना बहुत ही ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस में, तो ज़्यादा क्लोरोफिल होगा तो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी, कम क्लोरोफिल होंगे तो कम फोटोसिंथेसिस होगी। और आखिरी जो है वो है पोल्यूशन। जो आजकल जो हम जिस ज़माने में रह रहे हैं, ये इंडस्ट्रीज़ का ज़माना है, बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन रिलीज़ होता है इंडस्ट्रीज़ से, फैक्ट्रीज़ से, कार्स से। जो ये धुआं रहता है उसके साथ में शूट पार्टिकल्स रहते हैं, जो अनबर्न कार्बन रहता है वो रहता है। उससे क्या होता है कि उससे जो लीव्स होते हैं उनमें जो स्मॉल पोर्स रहते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, वो शूट पार्टिकल से ब्लॉक होने लगते हैं। उससे क्या होगा, जब वो ब्लॉक हो गए तो वो गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा, ट्रांसपायरेशन नहीं होगा। ट्रांसपायरेशन जब नहीं होगा, गैस एक्सचेंज नहीं होगा, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। जो पोल्यूशन का है ये बहुत ही एडवर्स इफेक्ट है फोटोसिंथेसिस पे, ये नेगेटिव इफेक्ट डालता है। जितना ज़्यादा पोल्यूशन होगा उतनी फोटोसिंथेसिस कम होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।